गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 था वो था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको हम स्टडी कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन और इसके एक कंपोनेंट देख लिया था जिसको वो था आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर आपने उसको बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों ही नाम से आप इसको बोल सकते हो। इसमें हमने जो प्रोसेस देखी थी वो थी आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी कि वाटर कब एंटर करता है सेल के अंदर, कब उसके बाहर मतलब आउटलेट होता है और कब वो ऐसे कैसे बना रहता है। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने 3 प्रोसेस देखी थी और सारी की सारी वाटर से रिलेटेड थी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि आपके जो सिंगल सेलुलर या फिर जो भी आपकी सेल है, ठीक है, वो कुछ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको गेन करती है, उनको सोलो करती है। ठीक है, और वो किस तरह कर पाती है उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा ये देखिए। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल लेयर होती है और वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से इसकी बनी होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। अब मान लीजिए कोई सेल है, उसके पास कोई फूड पार्टिकल उसको चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सिंगल सेल अमीबा ले लेते हैं, उसको एक फूड पार्टिकल चाहिए। जब वो फूड पार्टिकल चाहिए तो असल में क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अमीबा की स्ट्रक्चर उस तरह से होती है, उसकी कोई भी डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती अमीबा की, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी बात कर रहे हैं इसकी फूड गेनिंग कैपेसिटी को, किस तरह से काम करता है। मान लीजिए इसके पास कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर आया, आपको पता है ये जो अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो धीरे धीरे क्या करती है, ये जो मेम्ब्रेन है ये मान लीजिए पार्टिकल ऐसे है तो पहले इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद किस तरह हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ इस तरह से हो जाएगी और लास्ट में करके ये क्या करेगी, इसको पूरे को अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, तो ये सरफेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये अपने फूड पार्टिकल्स को अच्छी तरह सोलो कर पाते, गेन कर पाते। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ये जो फूड गेनिंग जो पूरा प्रोसेस है इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ये आपके सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों सेल ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये तो गया एंडोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसको आप बेटे अब याद रखिएगा, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किससे बना होता है। ये आपका प्रोटीन और लिपिड्स इनसे मिलके बना होता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये अच्छी तरह से फूड गेनिंग जो प्रोसेस है उसको करवा पाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, ये एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि आपके जो प्लांट सेल है उनके अंदर मिलती है। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर प्लांट सेल को मैं ड्रॉ करूँ इस तरह, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी इसके ऊपर असल में बाहर की तरफ 2 लेयर आपको मिलेगी। ठीक है, एक लगा लीजिए ये लेयर, चलिए इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से रहती है, करीब करीब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 लेयर्स देखने को मिलती है। साथ में ही आपको एक और एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलेगी। ये आपकी करीब करीब प्लांट सेल होती है। इसके अंदर क्या होता है वो आपके नेक्स्ट उसमें आएगा, लेकिन अभी हम इसको बाहर की चीज़ देखनी है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है इसकी सेल वॉल और उसके नेक्स्ट जो आपकी लेयर आती है वो आती है फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके क्या ये जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं डायरेक्ट नेचर के टच में आते हैं। ठीक है, तो इनसे इसमें इवोल्यूशन होकर एक अलग से एक लेयर जनरेट होती है जिसको बोलते हो आप सेल वॉल। अब सेल वॉल की कहानी सुन लीजिए। सेल वॉल क्या होती है, ये काफ़ी एक
एक हार्ड एलिमेंट से होती है। ये असल में सेलुलोज से तो मिलके बनी होती है, सेलुलोज। ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जो कि क्या करता है, जो सेल की मतलब प्लांट सेल जो होती है उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, मतलब इसके आस जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे इसको सेव करने का काम करता है। अच्छा, अब ये सेव किस तरह करता है? अच्छा, एक और चीज़, सेव तो करेगा ये, बट मान लीजिए ऐसा होता है कि इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या फिर मान लीजिए डाइल्यूट वाटर है इसके आसपास, है ना, प्लांट सेल के चारों तरफ डाइल्यूट वाटर है, तो क्या करेगा, क्योंकि डाइल्यूट वाटर बाहर है, अंदर कंसनट्रेटेड वाटर है, तो आपका जो वाटर है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो सेल है वो थोड़ी श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या हो गया, आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। अब श्रिंक जो होगी, इस प्रोसेस को ही, जो सेल का जो श्रिंकिंग प्रोसेस है, इसी को बोला गया है आपका प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, इसमें क्या है, सेल की जो श्रिंकेज हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि इसको जब पूरी प्रोसेस हो रही है तो जो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा रही है आपको, रिजिड स्ट्रक्चर। और ये किस तरह काम करेगा, देखिए, जब भी मान लीजिए इसके आसपास कोई ऐसा, मान लीजिए कोई वेदर में कोई चेंजेस होता है या फिर कुछ भी आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है कि वो आपकी जो सेल है इसको ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, मान लीजिए डाइल्यूट कोई एनवायरनमेंट है, डाइल्यूट इसको मीडियम कहीं से मिल जाता है, उस केस में क्या करता है, डाइल्यूट जब इसको मिल रहा है तो ये मतलब ब्रस्ट हो सकती है, फट सकती है। उस केस में क्या होता है, ये कुछ वाटर बाहर से अंदर लेती है, आपकी जो सेल वॉल है कुछ वाटर बाहर से अंदर लेती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू इसने वाटर अंदर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये एक प्रेशर जनरेट करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर। अंदर जो इसमें वाटर जो स्टोर हो चुका है वो वाटर इसके अंदर की मतलब अंदर की तरफ से ऐसा प्रेशर जनरेट करता है, इस तरह से हर एक पॉइंट पर ये प्रेशर जनरेट करता है। अब क्या इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है जिससे कि वो ब्रस्ट हो सकती है, फट सकती थी। अब उतना ही प्रेशर वाटर के थ्रू जनरेट हो जाता है अंदर की तरफ से, तो जितना प्रेशर अंदर से लग रहा है उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ से लगता है, तो प्रेशर हो जाता है इक्वल। तो इस वजह से आपकी जो सेल, उस वजह से आपकी जो पूरी सेल है वो ओवरऑल ऐसी कैसी बची रह जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हार्ड कंडीशन में होता है और इसीलिए आपकी जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में इवोल्यूशन के थ्रू, इवोल्यूशन के टाइम पे आ गई थी, ठीक है। एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि इक्वल प्रेशर जनरेट कर लेता है। इक्वल प्रेशर जनरेट करने की वजह से आपकी जो सेल है वो ब्रेक होने से बच जाती है और आपकी एजेक्टेड जो भी प्रॉपर है काम वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये था आपका सेल वॉल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देख लीजिए आप, वो किस तरह काम करेगी। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है, ये आपकी कुछ रिजिड होती है क्योंकि इसको स्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करानी पड़ती है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि मान लो एक मैं सेल ड्रॉ करूँ अगर यहाँ पे, इसकी मैं आउटर की लेयर अभी नहीं बना रहा हूँ। न्यूक्लियस क्या होता है, आपके सेल जो होते हैं उसके करीब करीब सेंटर में, उसके सेंटर में आपको इस तरह एक छोटा सा पैकेट टाइप में स्ट्रक्चर मिलती है। अब देखिए ये पैकेट असल में क्या होता है, इस पैकेट को ही बोलते हो आप न्यूक्लियस। इस पैकेट को ही बोलते हो आप न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस असल में काम कैसे करता है, इसका काम जो इतना स्ट्रॉन्ग काम है इसका कि अगर ये ना हो सेल में तो पूरी सेल खत्म। असल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है ये पूरे के पूरे सेल के लिए एक ब्रेन का काम करता है, ब्रेन का। असल में क्या, आपकी जो न्यूक्लियस है ये इसके ऊपर सबसे पहले तो एक लेयर होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक सेकेंड जी, तो हम बात कर रहे थे जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर सबसे पहले तो एक लेयर होती है। अब वो लेयर, उसका नेम जैसे बोला गया है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन एक लेयर की तरह काम करता है। तो जहाँ पर भी आप मेम्ब्रेन वर्ड सुनोगे ना तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ जाने कि एक लेयर क्रिएट हो रही है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि सेल के अंदर एक लिक्विड टाइप एलिमेंट होता है जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म।
लिख भी देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एक साइटोप्लाज्म नाम से एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है, उससे उसको बचाने का काम करता है क्या? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक असल में स्ट्रक्चर होती है, एक छोटा सा इस तरह आपको मिलेगी। जैसे मान लें यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड। जी अब देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा दोबारा ड्रॉ कर दी गई है। अच्छा, तो क्या एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने न्यूक्लियस बना दिया है और न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन दिखा दी है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल के असल में क्या होता है, जब आपकी सेल डिवाइड करने वाली होती है, जस्ट डिवाइड करने वाली होती है, तो आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन्स को। हमको बात करेंगे डीएनए की, ठीक है। एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड होती है ना, धागे जैसे कि पतले पतले धागे, इस तरह से आपके एक उनका एक गुच्छा, एक क्लस्टर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको बोला गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। क्लस्टर मतलब एक झुग्गा या फिर झुंड, ठीक है। ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये एक क्लस्टर को फॉर्म करता है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ थ्रेड होती है, पतले पतले धागे उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल है। असल में जब आपकी सेल जो है वो जस्ट डिवाइड करने वाली होती है, तो आपके जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और वो बना लेते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक इस तरह से एक आप रोड टाइप से एलिमेंट होते हैं, इस तरह से, ठीक है। छोटे छोटे रोड टाइप से कुछ एलिमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं आप क्रोमोसोम। क्रोमोसोम असल में कैरी करते हैं डीएनए और प्रोटीन्स को। डीएनए का काम सुन लीजिए। डीएनए आपके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए ही असल में एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक पेरेंट से उसके चाइल्ड में आती है, ठीक है। जो जनरेशन जब चेंज होती है तो कुछ प्रॉपर्टी जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होती है ना। तो मान लीजिए इसके आप बोलते हो ना कि नया कोई मान लीजिए कोई बेबी होता है, तो ये बोलते हैं कि भाई ये अपने उस पर गया है, इस पर गया है, ठीक है, माँ पे गया या फिर पिता पे गया है, जो भी है, ये चीज़ डिसाइड हो रही है उसके डीएनए के थ्रू, कि उसके जो डीएनए हैं उनमें से कितनी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वाली चाइल्ड में आई और किस तरह वो दिखेगा। डीएनए ही असल में डिसाइड करता है कि जब वो आपका चाइल्ड जो है वो धीरे धीरे जब ग्रो करेगा तो किस तरह उसकी स्ट्रक्चर होगी, किस तरह उसके ये जो लेग्स या फिर हैंड्स किस तरह उसके तरह फॉर्म होंगे, ठीक है। या फिर अगर इसको छोटे लेवल पर बात करें, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है यही ही डिसाइड करेगा कि आपकी जो एक सिंगल सेल है वो ब्रेक होकर दो सेल में जब डिवाइड हो जा रही है तो उसकी डिवाइड होने का प्रोसेस किस तरह फॉर्म होगा, और जब डिवाइड होगी तो दोनों सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में होगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होगी जब वो दोनों के दोनों ब्रेक होंगे। ये सारी की सारी चीज़ जो है वो डिसाइड की जाती है आपके न्यूक्लियस के थ्रू। और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए जो कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है आपके जीन। जीन्स आपने सुने होंगे, इसमें उसके जीन्स हैं, ठीक है। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट मतलब डीएनए भी ये लगा सकते हैं, डीएनए भी जिससे मिलके बना होता है उसको बोलते हो आप फंक्शनल सेगमेंट, ठीक है। जैसे आपने डीएनए की स्ट्रक्चर को इस तरह देखी होगी, आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। तो एक एक जो सेगमेंट है, एक एक जो लाइन में ड्रॉ की है, इन लाइन को ही बोलते हो आप जीन्स, ठीक है। और डीएनए के अंदर जब हम बोल रहे हैं डीएनए इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, असल में जीन्स है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं हर एक का डीएनए अपना एक यूनिक डीएनए होता है, ठीक है, हर एक के पास। अच्छा, एक और चीज़ कि इसका वर्किंग हो गया, इसका क्या प्रोसेस होता है वो हो गया, और इसको एक सेल का ब्रेन भी बोला जाता है। अच्छा, ये सारी कहानी न्यूक्लियस की। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब आप इसको सीधे सीधे एग्जामिन नहीं कर सकते सेल के अंदर, ठीक है। मान लीजिए आपने सेल ली, उसको माइक्रोस्कोप पर रखा और एग्जामिन हो गया और आपको सारी चीज़ पता लग गई, नहीं। क्या होता है, सबसे पहले आपको एक मान लीजिए टिंक्चर आयोडीन एक सोल्यूशन होता है या फिर आपका सोल्ट सोल्यूशन जो होता है, ठीक है,
वो सेल के ऊपर ड्रॉप करना होता है। उससे क्या होता है, जो आपके बहुत सारे जो सेल है उनके एक सेगमेंट तरह से बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया था, मैंने हनी बी टाइप से स्ट्रक्चर मिली थी, हनी बी, ठीक है। तो काफ़ी सारे सेल होती हैं, जब आप उनको ऊपर टेक्सचर आयोडीन जो कि अल्कोहल से बनता है और या फिर शुगर सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन जब भी आप डालते हो, तो वो क्या होता है, हर एक जो सेल है वो और उसके अंदर न्यूक्लियस वो विजिबल होने लग जाता है, ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में सारी साथ होती है, उनके अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो विजिबल होने लग जाता है और हर एक सेल जो होती है वो एक अपना डिफरेंट कलर को गेन कर लेती है, डिफरेंट कलर को ऑब्टेन कर लेते हैं। क्यों? वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर या उनके आसपास कौन कौन से केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक यूनिक कलर अपना एक ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़ लिया जाता है टिंचर आयोडीन का, जो कि अल्कोहल से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके न्यूक्लियस को लेके, ठीक है। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी, न्यूक्लियस, सेल वॉल और एक पार्ट था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें यहाँ तक किसी टॉपिक जो है उनमें कहीं दिक्कत है तो बिल्कुल बता सकता है। आज आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, वो आपको हैंड रिटन करने हैं नोटबुक में, और बाकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।